नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आपसे निवेदन है कि कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें और दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में और अपने परिवार में भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। भरपूर समर्थन आप लोगों से मिल रहा है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। आज गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। सुबह-सुबह आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, तो हमें लगा कि इस बात को जो है जनता तक पहुँचाना आवश्यक है कि यूएस कंपनीज़ चाइना में 2005 से लेके 2024-25 तक भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगर चाइना को इनको टैरिफ 135% लगा के डाउन ही करना था, तो चाइना में इतनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों हो रही थी? वॉलमार्ट चाइना का आप देख लीजिए। उन्होंने जब माँगा, चाइना से कहा कि भई हमें जो आप ड्यूटीज़ है वो कम कर दीजिए, तो चाइना ने कहा हमारे लिए सारी कंपनीज़ बराबर हैं। आपका बिज़नेस अगर आपके यूएस पेरेंट कंपनी से हर्ट हो रहा है, तो इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पोर्ट टैरिफ तो हम भी लगाएँगे जब एक्सपोर्ट टैरिफ हम पे लगेगा। इस तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, करीब कहा जाता है कि $200 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट 2005 और 2015 के बीच में चाइना में यूएस कंपनीज ने की। और वो निवेश 2024-25 ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो इन्वेस्टमेंट्स रुकी नहीं। हाँ, कुछ हद तक कम जरूर हुई हैं, कुछ लोगों ने निवेश अपना निकाला है, पर इतना निवेश अभी भी है कि यूएस कभी भी चाइना को डूबने नहीं देगा। तो ऐसे मामले में जब चाइना ने इतनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इतने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको क्या लगता है ये जो टैरिफ वॉर है, ये ग्लोबल बिजनेसेस को या जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए कैसे उसका रिलेशन बनता है? क्योंकि जो ट्रंप कह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन बता नहीं रहा है। सारे मामले में आपकी क्या राय है? देखिए आत्मजीत जी, पोजीशन कुछ ऑड है। हम लोग तो यहाँ पे एशिया में गुल्ली डंडा खेलते रहे, वहां पे चाइना और अमेरिका ने 2005 से तो आईपीएल खेल लिया और बहुत पैसे कमा लिए। अब ये जो बता रहे हैं उससे पूरा ही उलट एक सिनेरियो है। चाइना ने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे अपने कब्जे में करना है। ये मामला शुरू होता है 2005 से। 2005 में बुश प्रशासन के टाइम पे एक आईबीएम कंपनी थी जिसका पर्सनल कंप्यूटर सेक्शन था, जो लिनोवो कंपनी, आप देखिए लिनोवो उस टाइम पे बहुत ही प्रचलित कंपनी नहीं थी। लिनोवो ने क्वालिफाइड शेयरिंग लेके वो डिवीजन ही परचेज कर लिया 2005 में। तो ये हुआ कि कंप्यूटर्स के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, और उस वक्त ऐसे लगा होगा कि भाई चाइना के पास बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं, उसको यूज करके शायद आईबीएम भी आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद आप ये 2010 के अंदर एक स्वीडिश कंपनी थी वोल्वो, जिसको हम लोग भी जानते हैं, वोल्वो इज नाउ अ बिग नेम इन इंडिया आल्सो। तो वोल्वो स्वीडिश कंपनी का जो पार्ट था, उसका मेजर मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था अमेरिका में। अब चाइनीज एक कंपनी है जीजियांग गिली, ये जीजियांग होल्डिंग कंपनी है, इसने 2010 में फोर्ड से ये पोर्शन खरीद लिया वोल्वो के पास से। तो एक आप देखिए कि वो कंप्यूटर्स में धीरे से उसने कंट्रोल लिया, फिर उसने ऑटोमोबाइल्स में कंट्रोल लिया, वहां से उसने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू करी है। अब उसके बाद आप देखिएगा तो एक पोर्शन आपका आ रहा है 2013 में। ये उस टाइम पे बाइडन के टाइम पे मैक्सिमम ये डील्स हुई हैं। तो आप बराक ओबामा के टाइम पे, सॉरी, बराक ओबामा 2013 में एक स्मिथफील्ड फूड्स करके एक कंपनी थी अमेरिका की, जिसका बहुत ही बड़ा नाम था, उसको चाइना के डब्ल्यूएच ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया $7 बिलियन में। तो जी। आपका वर्ल्ड पार्क और फूड का पोर्शन भी उसने कब्जे पे ले लिया है। अब फिर आप आइए 2014 में, तो मोटरोला कंपनी सब जानते थे, मोटरोला कंपनी से गूगल ने ले लिया था। गूगल उसको, मोटरोला को क्लब करके एक नया मोबाइल लॉन्च करने वाली थी। आउट ऑफ द ब्लू $3 बिलियन में लिनोवा कंपनी फिर उस कंपनी को परचेज कर लेती है गूगल से। तो मोबाइल कंपनी जितना जितना अमेरिका इनोवेशन करने की कोशिश करता है, उसमें चाइना ने कैसे बहुत ही स्मार्टली मूव करके वो उठा लिया है। अभी आप उसके बाद आइए तो 2016 में मैक्सिमम एक्विजिशंस ये करता है। जनरल इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस में हेयर कंपनी, जिसका आज एसी और आप देखिए सबसे ज्यादा बिक रहा है, वो चाइनीज हेयर कंपनी ने 5.4 बिलियन में वो परचेज कर लेता है। उस टाइम पे भी बराक ओबामा का रिजिम था। उसके बाद आप आइए 2015 में, तो रायट गेम्स करके एक बहुत ही बड़ी फेमस अमेरिकन गेम कंपनी की ब्रांड थी, वो चाइनीज कंपनी टेसेंट ने
उसको खरीद लिया है 2017 में। और 2017 में ये एक नया डेवलपमेंट हुआ था कि मॉडल 3 जो लॉन्च करना था टेस्ला को, टेस्ला के पास पैसे नहीं थे, तो चाइना ने उसमें 5% स्टेक बाय किया और टेस्ला वाज एबल टू लॉन्च मॉडल 3, टेस्ला का मॉडल। अब ये देखिए स्मार्ट मूव जो कर रहा था उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप आइए 2021 में एएमसी थिएटर्स करके एक बहुत बड़ा कंपनी था, आप उसके अंदर देखिएगा तो लेजेंडरी एंटरटेनमेंट और एएमसी थिएटर्स ये दोनों 3.5 और 3.5 बिलियन में परचेज कर रहा है, जिसको एएमसी को, लेजेंडरी एंटरटेनमेंट को जाना जाता है जुरासिक पार्क की मूवीज से। वो ऐसी मूवीज बनाता था, डार्क नाइट था, जुरासिक पार्क था। ये भी कंपनी ऑलमोस्ट $5 बिलियन के आसपास 2016 में डालियन वांडा ग्रुप है चाइना का, वो परचेज कर लेता है दोनों एक साथ। अब आप आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे, 2016 में जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बोला कि हेयर ने परचेज कर लिया, 2017 में राइट गेम परचेज कर लेता है, और अभी आप देखिए लेटेस्ट में 2021 में भी उसने वो थिएटर परचेज करने के बाद अभी वो ट्रंप के रिजिम में भी आप आइएगा तो ट्रंप के रिजिम में भी उसने परचेज करे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम से ओबामा हो, जॉर्ज बुश हो, ओबामा हो, बाइडेन, सबके टाइम में चाइना ने अंदर घुसखोरी करी और उसने परचेज करा है। इसका मतलब यह था कि उनकी इकोनॉमी उस वक्त भी इतनी वीक थी और चाइना हैज टेकन दैट एडवांटेज। तो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल में जो कमा रहा था वो उसने धीरे से देखे उनके पूरा, अभी उसमें आपको देखिए तो ये तो बड़े मेजर परचेज हम एक्विजिशंस बता रहे हैं। इसमें कई तो इनके एक मिसगाइडेड ब्रांड थी लेडीज वेयर की जो बहुत फेमस थी, उसको शीन कंपनी ने परचेज कर लिया है 2022 में। अब वो शीन कंपनी का आप देखिए तो बीच में कुछ न्यूज आया था कि रिलायंस इज बाइंग शीन, क्योंकि वो शीन का मटेरियल इंडिया में भी बिकेगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग भी उस तरफ से घुसपैठ कर रहे थे। तो ट्रंप को अब ये समझ में आ रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा दबा के आप अगर उनसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, रिलायंस इज अ बिग इन्वेस्टर इन अमेरिका, वो लेकिन मेटल्स में सेक्टर्स में, तो ये वहां से कुछ कोशिश कर रहा था और चेकआउट करने के लिए मागा के इस इंप्रेशन में वो गल्फ में, सऊदी अरेबिया में सब जगह घूम के क्यों आया था, उसने वहां से पैसे इकट्ठे करे कि ये $200 बिलियन अगर चाइना को निकाल के यहाँ से कुछ करा जाए। बट दैट मिजरेबली फेल्ड, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही ऐसा नहीं था कि चाइना चाहेगा तो ही उनके शेयर बेचेगा, नहीं तो नहीं बेचेगा। तो ये आप देखिए कि ट्रंप जो नाटक कर रहा है उसके बाकायदा ही इज प्रोटेक्टिंग द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका। तो ये इतना सारा ड्रामा खड़ा करने का क्या मतलब है? तो इस पे ही हम लोग देखना चाहते थे कि भाई ये हमको बता रहे हैं। अभी टिकटॉक में देखिए यहाँ पे जब ज्यादा ये एमलगमेशन और ये परचेजिंग शुरू हुआ, अमेरिका की एक CFI यूएस एक कमिटी है, कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएसए, उसने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई इतना सारा आप हैपेजार्ड इन्वेस्टमेंट्स के चाइना को करने दे रहे हो, दिस इज नॉट गुड फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। तो उसको थोड़ा सा करेक्शन दिखाने के लिए इन्होंने टिकटॉक पे बैन कर दिया। फिर एलन मस्क को बोला कि आप टिकटॉक ले लो। एलन मस्क शायद उस बात से वो तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी तो चाइना के पैसों पे तो उसने टेस्ला का मॉडल 3 लॉन्च किया था। तो वहां से ना वॉलमार्ट निकल रहा है ना आपका टेस्ला निकल रहा है। चाइना में उनके मैक्सिमम प्रोडक्शन आप करे, आपका मैक्सिमम सेल्स भी तो चाइना करवा रहा है थ्रू अलीबाबा। ये सारी कंपनियों ने जो एमलगमेशन किया, उसके पास जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था दैट वाज अलीबाबा, जो पूरी दुनिया में माल बेच पाता था। तो चाइना ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है। अभी जो हम सब उसको ड्रामा में दिखा रहे हैं और जो नैरेटिव्स आ रहे हैं कि इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, हम लोग इसलिए फिक्स में हैं कि अभी भी हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर वी शुड गो विद द अमेरिकन। लेकिन आप ये इकोनॉमिकल सिचुएशन देखिए तो अमेरिका का खुद का ही पोजीशन खराब है। तो आप किस तरह से इसको आप मूवमेंट करोगे? और दिस इज द रीजन कि सबसे ज्यादा रशिया से सस्ता तेल लेने वाला चाइना था, लेकिन ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ी कि चाइना पे सैंक्शन लगाए, ना वो चाइना को कुछ बोल रहा है। अभी उसके लिए जेलेंस्की बुरा हो गया, अब पुतिन भी उसके फ्रेंड है, उसके सारे फ्रेंड है, इसलिए ही इज गोइंग वेरी सॉफ्ट ऑन यूक्रेन वॉर ऑल्सो। ये सारा सिनेरियो है जो पीपल शुड नो कि भाई पीछे को और चल रहा है और हमको जो फिल्म दिखाई जा रही है दैट इज समथिंग एल्स। जी, आपने जो लैंडस्केप दिया उसमें 2-4 बातें मैं ऐड कर देता हूं। 2022 में 5000 चाइनीज ओन कंपनीज ऑपरेट करती हैं अमेरिका में, स्पैनिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, with an 8% annual growth rate in new entries. Notable examples इसमें और मैं ऐड करूं तो BYD के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशंस इन कैलिफोर्निया,
Fioglass in Ohio, which has contributed to local job creation and innovation. इसमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स की डिक्लाइन जरूर हुई है, पर स्मॉलर डील्स यानी कि ई कॉमर्स ऑफिसेस लगातार खुल रहे हैं रेगुलेटरी रडार के नीचे। 2024 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन यूएस वाज 2005 और 24 की मैंने आपको बताया $201 बिलियन, उसमें $80 बिलियन का इजाफा होता है, $280 बिलियन पे पहुंचती है। शुरुआत इसमें प्रॉपर्टी से हुई थी। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया क्योंकि बड़े प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं, वहां से चाइनीज लोगों ने जब वहां मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने कंपनी टेक ओवर किया। और जो आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन आने के बाद कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, CFIUS, जिसका नाम लिया आपने, इनकी स्क्रूटनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ी बहुत बढ़ी है, पर वो इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेसेस लगातार जारी हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी ट्रम्प की नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। और अगर चाइनीज रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो बीजिंग ने कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हैं 2017 से, लिमिटिंग आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली इन रियल एस्टेट एंड एंटरटेनमेंट। रियल एस्टेट एंटरटेनमेंट के अलावा वो कहते हैं क्रिटिकल क्षेत्र में, यानी कि ई कॉमर्स हो, AI हो, उसमें इन्वेस्टमेंट्स की कोई मनाही नहीं है। स्टेट रन कंपनीज के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट खाली प्राइवेट है, स्टेट रन एंटिटीज भी अमेरिका में बिजनेसेस खरीद रहे हैं। और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन जो चाइना का है, उन्होंने उल्टा लोकल कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप यूएस से इन्वेस्टमेंट कम करें, ताकि उनको ट्रेड नेगोशिएशंस में लेवरेज मिल सके। तो ये एक चौंका देने वाली बात है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और दूसरी तरफ चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सिनोपेक, प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स विद गवर्नमेंट टाइज लाइक HNA ग्रुप, वांडा ग्रुप, ये सब लगातार इन्वेस्टमेंट्स जारी किए हैं अमेरिका में। तो ये तो बड़ा एक विचित्र सा विषय है और आपने इस पे प्रकाश डाला। अभी मैं आपको बताऊं शेन कंपनी की बात, रिलायंस रिटेल ने शेन कंपनी के साथ टाई अप किया, अपना सारा रिटेल ऑपरेशंस वो अब शेन के प्लेटफॉर्म से वो ऑपरेट कर रहा है। और रिलायंस रिटेल का अगर आप लास्ट ईयर का उनका AGM सुने तो 2,76,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। 10 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस में 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जो है खाली रिलायंस रिटेल कर रहा है। ये एक बड़ा विषय है। और अगर उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और डेप्रिसिएशन अगर 89,000 करोड़ रुपए है, तो उसमें 27,000 करोड़ रुपए जो है रिलायंस रिटेल का है। तो एक बड़े तरीके से चाइनीज कंपनीज का टाई अप अमेरिका इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ भी हो रहा है। तो जाहिर से आप एक तरफ अमेरिका पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, आप इंडिया भी बोल रहा है अमेरिका फर्स्ट एंड देन चाइना सेकंड, पर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनपुट टैक्स, इनपुट की बात करें, जो हमारा इंपोर्ट आता है वो चाइना से बहुत ज्यादा है। हमारा कारोबार चाइना और इंडिया का मिला के $118 बिलियन का है, जिसमें $114 बिलियन का तो मात्र हम इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 14 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम नेट इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स तो है नहीं। मेरा आपसे सवाल सीधा सीधा अब ये रहेगा कि ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका की है, या इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, आज कल रात को बयान आता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये कहते हैं कि देखिए हम तो अब दोस्त हैं, मित्र हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो एक तरफ वो कहते हैं यूएस IT कंपनीज को आउटसोर्सिंग के लिए रोकने की बात करते हैं, इंपोर्ट टैरिफ 50% लगाते हैं, रशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पे हम पे पेनल्टी लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं। क्या मोदी जी ने कॉल की कि मेरी जान बचा लो, उसकी वजह से मैं डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा, या डोनाल्ड ट्रंप की कुछ अपनी भी मजबूरियां हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज में, जिसमें उसको इंडिया को एज China Plus One पॉलिसी के तहत अपने साथ रखने की मजबूरी है? गिरीश जोशी जी। नहीं, देखिए हमारी पॉलिसियां पहले से ही बहुत ही कंजर्वेटिव रही हैं। आप देखिए सिंगापुर, ताइवान, सब जगह में इवन फॉरेनर्स आर अलाउड टू बाय द प्रॉपर्टी, लेकिन आपके जो लोकल लैंड ओनर्स हैं और लोकल जो बिल्डर माफियाज हैं, दे विल नेवर अलाउ यू टू डू दैट। अगर आप वो करते तो आज आपके यहाँ ट्रम्प टावर नहीं, काफी कंपनियां जाके रियल एस्टेट में खड़ी होती। एक एग्जांपल आप उबर का देख लो कि उबर पूरी दुनिया में धंधा कर रही है, उसका सर्वर अमेरिका में पड़ा है, लेकिन चाइना डज नॉट अलाउ दैट। चाइना ने उधर एक अपनी प्राइवेट कंपनी खड़ी कर दी, दैट वाज डीडी चुक्सिंग। वो डीडी चुक्सिंग पूरा कंट्रोल उबर का वहां रख दिया, आप चलाओ, आपका नाम रहेगा। लेकिन तो हम लोगों ने उल्टा करा है, हमने तो उनको बिल्कुल आने दिया नाम वगैरह में, लेकिन हम लोगों ने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करा। आप ग्रो का एक केस देख लीजिए कि ग्रो सबसे बड़ा शेयर मार्केट में प्लेयर है, वो इंडिया में आता है अपना वर्किंग करने के लिए, तो आपने उसको सिंगल टाइम डोमिसाइल फीस के नाम से कम 1800 करोड़ जो उसका प्रॉफिट था, उसमें 800 करोड़ आपने उससे फीस के नाम पे मांग लिया।
अब ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। तो अगर वो आप उसको प्रॉपर्टी सेलिंग में भी अलाउ करते तो वो लोग आके इधर डेवलपमेंट जहां पर भी जा रहे हैं, आज दुबई वाइट इज अलाउइंग यू द प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रॉपर्टी के बगैर कोई भी इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो हम लोग ने अपना लोकल पॉलिटिक्स को भी बैलेंस करने के चक्कर में फिर न माया मिली न राम, ऐसी हमारी पोजीशन हो गई है। हमने अपनी इकोनॉमी ओपन करने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट करा, प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड हमने अपनी इकोनॉमी कभी ओपन करी ही नहीं है। जी जी, हालाँकि इसमें हमें इंडियन कंपनीज़ की यूएस में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एज़ ऑफ 2023 163 इंडियन कंपनीज़ ने करीब $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में की है, जो कि 2020 के मुकाबले 18 बिलियन ज़्यादा है। 22 बिलियन का फिगर 2020 का है। करीब 4,25,000 नौकरियां अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुई हैं, और ये मल्टीपल सेक्टर्स में है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि हमारा एपीआई चाइना से आता है तो फार्मा एक्सपोर्ट हमारा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स आर इन दैट ग्रुप। इसमें टाटा प्रमुख है। टाटा ने न्यूयॉर्क सिटी में 1945 से लेके अभी तक 100 टाटा केमिकल्स 122.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। हॉलिस्टर स्टीयर 2007 में खरीदी थी। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन आईटी मैन्युफैक्चरिंग। आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें, 2025 में ग्रुप ने 50 मिलियन इन्वेस्टमेंट की थी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च सेंटर इन ब्यूमॉन्ट टेक्सास फॉलोइंग एन एपॉक्सी रेजिन्स फ्रॉम कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, उसने यूएस बेस्ड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स में करीब $29 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। न्यू वैक्स GmbH as part of the 45 million Series C funding round in 2023. IT giants में Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, they have expanded their US operations, contributing significantly to job creation and R&D with nearly $1 billion spent on research and development. यानी कि अगर भारत में 5 या 6 बिलियन डॉलर टोटल इन्वेस्टमेंट R&D में हो रही है, तो उसका $1 बिलियन अमेरिका में भी इन्वेस्ट हो रहा है। और इसमें एसआर ग्रुप ले लीजिए, जुबिलेंट ग्रुप ले लीजिए, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, करीब जॉर्जिया में 23,000 जॉब, $7.5 बिलियन, न्यू जर्सी $4.2 बिलियन, न्यूयॉर्क $2.1 बिलियन, मैसाचुसेट्स $1.4 बिलियन। तो इतनी हमारी जो एफडीआई, इंडियन आउटवर्ड एफडीआई जा रही है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि 15% ऑफ इंडियाज एफडीआई स्टॉक्स डायरेक्टेड टू द यूएस, और ये फिगर 2006 से कंटिन्यू है। जब 2005 और 2015 की बात हम करते हैं और 2015 से 2025 की बात करते हैं, जिस तरीके से चाइना टेक ओवर कर रही है कंपनीज के अमेरिका में, इंडिया ने भी निवेश किया है, और आप हथकड़ी लगा के लोगों को वापस भेजते हैं। आप कहते हैं आप H1B वीजा खत्म कर देंगे। इंडियन डायस्पोरा का जो इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है यूएस में, उसको नजरअंदाज कर जिस तरीके से ट्रंप लगातार बेइज्जती करते रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इंडियंस की, और जिस तरीके से उन्होंने C-17 प्लेन्स में लोगों को भेजा, आपको क्या लगता है ये हमारी जो लीडरशिप है उसकी कमजोरी है, जिसकी वजह से ट्रंप को मौका मिल गया? इंडिया पाकिस्तान वॉर में कहते हैं हमने मीडिएशन की, या वाकई ही अमेरिका अब इंडिया से अपना पल्ला झाड़ना चाहता है और चाइना से मुकाबला करना चाहता है? जो आपने बातें बताई उससे तो कुछ और ही लगता है। तो ये जो कमजोरी है ये क्यों है? चाइना से मुकाबला करने की पोजीशन में अमेरिका है ही नहीं। आप देख लीजिए कि ये इतना 200 बिलियन से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट उसने करा, और उसने बहुत सिस्टमेटिकली करा है। उसने कोई एक सेक्टर को नहीं पकड़ा है। उसने आपके मोबाइल्स को भी कवर करा, आपने इंटरनेट को भी कवर करा, आपकी कंप्यूटर कंपनीज को भी कवर करा। अब जनरल इलेक्ट्रिकल, जिसको आप प्लेन के इंजन भी बनाते हो, वो कंपनी में भी अगर चाइना स्टेक लेके बैठा हुआ है, तो ये सारा हल्ला गुल्ला किस चीज का है? तो क्या पॉलिटिक्स इज रनिंग समवेयर एल्स और फाइनेंस इज रनिंग समवेयर एल्स? तो हम लोगों ने यही वही तो, जैसे हमने इकोनॉमी ओपन नहीं करी, हम बाहर की प्रोक्योरमेंट की बजाय पहले अगर हम बाहर की कंपनियों को अंदर आने देते, हमने बाकायदा ईस्ट टू डू बिजनेस किया होता, और उसका बड़ा खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। जब चाइना पे नेम सेक के लिए सैंक्शन लगाया था, तो उसको किसको बढ़ावा देना था? दैट वाज इट, वो प्री प्लान था कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना से निकलने के बाद इंडिया में नहीं आया। ये आपकी दोस्ती थी, वो सारा चला गया वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, हांगकांग। उस वक्त भी हमको किसी भी इस तरह से हेल्प नहीं मिली कि हमने ना चाइना से कांटेक्ट करा, क्योंकि उधर हमको लाल आंख दिखानी थी। अमेरिका में हमारे जो अर्निंग स्टॉक जो था, जो 3% आपका जीडीपी का शेयर करता, आपको उसको प्रोटेक्ट करना था। अमेरिका में मोटल्स आधातर ज्यादा 65% गुजरातियों की ओन्ड है, उसमें भी ज्यादा हमारी पटेल कम्युनिटी वाले। तो आप उसकी लोकल बिजनेस ग्राउंड की प्रोटेक्ट करने के लिए आपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स को वहां जाने नहीं दिया। और अगर आप बोलते तो इंडिया में हल्ला गुल्ला होता कि ये इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में से कमाते और बाहर लेके जाते हैं, यहाँ पे नौकरियां कहाँ हैं? तो आपने पॉलिटिकल लोकल मिसमैच और
इंटरनेशनल जो प्रोग्राम था उसको आपने कभी खुल के नहीं बोला। आपने कमा लिया, आपने टैक्स दे दिया, उसके बाद वो प्राइवेट ऑपरेटर इन्वेस्ट करेगा तो आप बोल सकते थे। आपने जो डिविडेंड में पैसा कमाया, अगर आप बोलते हो कि रिलायंस ने पेट्रोल में कमाया तो 2800 करोड़ रुपए आपने भी तो डिविडेंड में कमाया ऑयल कंपनी से, इतना पेट्रोल का भाव कम नहीं कर, तो आपने उसके लिए सोशल वेलफेयर क्या करा? आप सिंसियरली आपके गवर्नमेंट सेक्टर से आया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते और सोशल वेलफेयर का काम करते तो ये हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं करा क्योंकि वो यूपीए के टाइम का मनरेगा था। तो मनरेगा कैसे बंद किया जाए? गुजरात में बाप बेटे पकड़े गए, 6,000 करोड़ का उन्होंने कौभांड कर दिया, मनरेगा में पैसा ही नहीं दिया। अभी कल एक यूनिट पकड़ा गया है जो 40 लाख की डुप्लीकेट की नोटें छाप रहा था। तो आपने कैसे पूरा मिसमैच कर दिया विद क्राइम डेवलपमेंट। एक आप समझ लेना कि यूपी बिहार में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसका सिनेरियो क्रिमिनल है। आज गुजरात में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, साउथ में कर रहा है, क्योंकि दैट इज रेंडेवोस। तो सेफ रेंडेवोस जब तक नहीं होगा तो आपने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा कि स्टेट्स को कैसे हेल्दी किया जाए। बीफ के चक्कर में आपके सबसे गंदा एग्जांपल आपका गोवा का है। आपकी गोवा में हिंदुत्व एजेंडा चलाने के चक्कर में आपने वर्ल्ड का बहुत एक बड़ा टूरिज्म सेंटर खत्म कर दिया। तो आई थिंक दिस विल नॉट गो अलोंग। चाइना की तरह आपको एक वन साइड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी होगी फाइनेंशियल डेवलपमेंट, वेल बीइंग ऑफ द पीपल। आपके वहां भी 140 करोड़ है, लेकिन आपने कभी सुना कि वहां किसी ने सुसाइड कर लिया, मेरे पास नौकरी नहीं है? तो आप ऐसे बोलते हैं कि चाइना में फ्री मीडिया नहीं है, लेकिन उसके कम से कम 1 करोड़ आदमी पूरी दुनिया में है। अभी तो कितने चाइनीज अमेरिकन सिटीजन भी हैं, तो दे आर फ्री टू टॉक, वो लोग भी कभी नहीं बोल पा रहे। तो अभी आप देखिए कि उसके अंदर वैक्सीन की सबसे बड़ी कंपनी भी थी जो ओबामा के टाइम पे इन्होंने कैप्चर करी थी, इसको ग्रीफोल्स डायग्नोस्टिक। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी जो इनोवेशन कर रही थी मेडिकल इक्विपमेंट्स में। उसको भी शंघाई की रास ब्लड प्रोडक्ट्स कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था 1.8 बिलियन में 2024 में। तो इसने सारे सेक्टर्स को कैसे घुस के कंट्रोल किया। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसमें आप उसको रोड मैप क्यों नहीं दे पा रहे हो कि भाई ये कंपनी, क्योंकि आपको 2 ही कंपनियों को आगे बढ़ाना था। जेएसडब्ल्यू स्टील में वहां पे कर रहा है, जिंदाल ग्रुप इज डूइंग बिग वर्क इन यूके। तो आप लोगों ने सारी कंपनियों को इनकलकेट किया होता और एक कंसोर्टियम से डिसाइड करते, जैसे चाइना करता है, ही गाइड्स द कंपनी कि कौन सा ग्रुप जाके किस इंडस्ट्री में पैसा डालेगा। तो वी हैव मिस्ड द बस दैट वे। अब उसको अगर करेक्शन करने का कुछ टाइम आता है, या तो रेजिम चेंज से होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो पर्सनल रिलेशन भी इतने खराब कर लिए हैं कि आज न नेबर्स हमारे साथ हैं, न कोई इकोनॉमिक स्टालवर्ट हमारे साथ है। तो डेफिनेटली कुछ सोचना पड़ेगा अगर हम वी आर सीरियस कि इंडिया के बच्चों के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे। जी, डिस्पाइट टेंशंस 94% चाइनीज बिजनेसेस जो सर्वे हुए 2023-24 में, वो कहते हैं कि उनकी यूएस इन्वेस्टमेंट्स बरकरार हैं, वो कोई पुल आउट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को, नहीं, और ना यूएस लॉ के अंडर उनको कराया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हुआ वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे पहले कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ बुश एडमिनिस्ट्रेशन था, और जॉर्ज ट्रंप बुश का। एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं सकता है इसमें, उसको कम नहीं कर सकता है, उल्टा वो बढ़ेगा ही। तो इस तरीके के जो स्लेजिंग होती है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, ये सिर्फ एक स्लेजिंग गेम है, ये हु विंस नहीं, फर्स्ट। आज आप देखिए जी, बाइडन को ये बदनाम कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। बाइडन वाज वाइज इनफ टू डू दैट कि उसने इंडियन वीजा ज्यादा देने की शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इन्वेस्टमेंट चाइना का है, लेकिन अगर हम वर्कफोर्स इंडिया का ज्यादा लाते हैं तो दिस कैन बी बैलेंस्ड। लेकिन उसमें कोई डिस्कस नहीं करा, इसने उसको बदनाम कर दिया कि ये तो उसका बेटे के लिए कर रहा था, ये उसके दामाद के लिए कर रहा था। तुम वही तो कर रहे हो, तुमने गाजा को पूरा सत्यानाश कर दिया अपने दामाद को गिफ्ट करने के लिए। तो आई थिंक अमेरिकन अब वो खुल के सामने आ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, और ही इज मोर वरीड ऑफ कि भाई ब्रिक्स में सब चले जाएंगे तो उसके बाद डॉलर का क्या होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी ताक में बैठा हुआ है कि आपने उनका यूरो नहीं चलने दिया था। अब अगर गलती से कोई मौका यूरोपियन यूनियन को मिल गया तो डेफिनेटली अपना यूरो पुश करेंगे डॉलर को पीछे हटाने के लिए। तो ये सिचुएशन ट्रंप समझ तो रहा है, लेकिन अब वो मराठी में कहावत है कि येड़ा बनून पेड़ा खाया चाहे, तो वो येड़ा बन के पेड़े खा लेता है, लेकिन वो कभी देखो कुछ भी बोल देता है, रात को कुछ बोलेगा, सुबह कुछ बोलेगा। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू लुक एट ए सिचुएशन की कॉन्सेंट्रेट कहां से होगा। जी, यूएस बिजनेसेस की जो रिलायंस है चाइनीज बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स की, वो चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कम तो करेगी नहीं। चाइना का ये जरूर है कि चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स करना है, ग्लोबल साउथ में यस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जिस तरीके से उन्होंने फिलीपींस, थाईलैंड, इन कंट्रीज को, कंबोडिया को जिस तरीके से उठाया,
तो इसका अल्टीमेट लूजर तो अमेरिका ही है। अगर अमेरिका चाइना से अपने रिलेशंस खराब नहीं करता तो चाइना के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि छोटे कंट्रीज में निवेश करके वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करें, वहां की परचेजिंग पावर बढ़ाएं। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि अमेरिका के एकाधिकार को खत्म करने के लिए अमेरिका ने खुद ही कवायद कर दी, और अब चाइना बहुत आगे निकल चुका है और अब उसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। भारत की भी लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि मोदी जी हमेशा कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, जैसे ट्रम्प बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देते रहते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल कैपिटल है, इससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। देश का भला इन्वेस्टमेंट, निवेश और रोजगार से ही होगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।